नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो हमेशा की तरह आज भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात की गई है फाइंड योर ट्रू लव। अपना जो सच्चा प्रेम है उसको आप ढूंढिए। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि क्या हम ऐसी कोई फ्रेंडशिप ढूंढ सकते हैं जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। ओके, मतलब कि कभी भी वो खत्म ना हो। बहुत सारी फ्रेंडशिप ऐसी होती हैं, साल 2 साल 3 साल चलती है, बाद में वो खत्म हो जाती है, फिर नई फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। लेकिन कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो ये किसी एक के साथ ही हो और पूरी जिंदगी रहे। तो गॉड इज ऑलवेज विद अस। ओके, परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा कांस्टेंट कंपेनियन है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा सच्चा दोस्त है। हमें हर तरह से वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो भी हमें हमारी जिंदगी में जरूरी होता है। तो आगे यही बात समझाई गई है कि जब हम डिवाइन लव को अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं तब जो है हम फ्रेंडशिप फाइंड करते हैं गॉड के साथ कि हाँ हमारी दोस्ती हो गई है। तब हमारे लिए एक नए संसार का जो है ना दरवाजा खुल जाता है। तो अगर हम परमात्मा के डिवाइन लव में डूब जाते हैं ना तो हमारी जो जिंदगी है वो प्रेम से भर जाती है, सेफ हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है और अनअफेक्टेड हो जाती है जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है उससे। तो यहाँ पर हमेशा जो संत लोग होते हैं, ओके, जो महापुरुष होते हैं, वो एक तरह की इग्निशन जो है प्यार की पैदा करते हैं हमारे दिलों में परमात्मा के प्रति। ओके, तो ये हमें अलग अलग टेक्निक्स सिखाते हैं कि कैसे मेडिटेशन करो जिससे आप अपने परमार्थ के मार्ग के ऊपर आप डेवलप करो, आगे बढ़ो। तो उनकी गाइडेंस में यहाँ पर जो है एक चेतना जागती है। ओके, तो एक सही जो नेचर है वो उभरती है हमारे अंदर से। ओके, जो हमारा अंदर का खजाना है, जो पता नहीं कितने सालों से जहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था, ठीक है, वो वहां पर रोशनी आती है और हम जो है खिला उठते हैं। ओके, जैसे एक कमल का फूल जो है खिल उठता है। ओके, कोई भी फूल जैसे खिलता है वैसे हम भी, हमारी आत्मा भी जो है वो खिल उठती है जब हम सच्ची दोस्ती बना पाते हैं परमात्मा के साथ। और जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस समय जो वो परमात्मा है वो हमेशा हमारे साथ है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर की जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं उसकी ओर भागते हैं कि वहां से हमें सपोर्ट मिलेगी, वहां से हमें हेल्प मिलेगी। ओके, और मतलब वहां से हमें जो प्रेम मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। तो हम जो है इस मतलब बाहर की दुनिया की ओर हम आकर्षित जल्दी हो जाते हैं। तो लेकिन जो लव हम एक्सपीरियंस करते हैं, ओके, बाहर की दुनिया का, वो कंडीशनल है। क्योंकि किसी ना किसी अगर कोई हेल्प हो भी जाती है वहां पर भी कोई ना कोई मोस्टली स्वार्थ रहता है। ये बहुत रेयर होता है तो कोई परमात्मा का बंदा हो बिना किसी स्वार्थ के आपकी हेल्प कर दे, बहुत रेयर होता है। संत लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन नॉर्मली दुनिया में अगर आप कोई भी हेल्प मांगने जाओ तो वहां पर कोई ना कोई स्वार्थ जो है पीछे रखा होता है अगर हेल्प हो भी जाए। ओके, तो कंडीशनल है। ओके, जो भी सपोर्ट जो बाहर की है और जो भी रिलेशनशिप हम बाहर डेवलप कर रहे हैं वो टेम्परेरी है। ठीक है, वहां पर किसी न किसी समय आके कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओके, बाद में दूरियां बढ़ जाती हैं, बाद में इंसान खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है वो अनकंडीशनली है। कोई वहां पर कंडीशन नहीं लगाता है कि तू काला है, तू गोरा है, ठीक है, तू किसी और जाति का है, ठीक है, तू ऊंची जाति का है, तू नीची जाति का है। तो ऐसा वहां पर कोई कंडीशन नहीं है। ओके, तो हम जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस प्रेम को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा जोर यहाँ पर देने की बात कही गई है। सो ये प्रेम जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब हम अपनी आत्मा की जो साइलेंस है, ठीक है, उसके बीच में हम डूबेंगे। ओके, उसको सुनेंगे, उसका जो आनंद है उसको जो है फील करेंगे और इससे और भी तरह की जितनी भी हमें पेन है वो भी दूर हो जाएगी। और जितना जितना हम लव जो है बढ़ाते जाएंगे, परमात्मा की जो प्रकाश उसमें जो है आगे बढ़ते जाएंगे, परमात्मा की आशीर्वाद में जो है आगे बढ़ते जाएंगे, हम जो है प्रेम से भरते जाएंगे और जो हमारा प्रेम होगा हमारे अंदर वो भी रेडिएट करेगा, जितने भी हमारे आसपास होंगे बिल्कुल रेडिएशंस की तरह फैल जाएगा। ओके, तो मतलब कि आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाओगे, जो भी आपको देखेगा वो आपकी ओर आकर्षित होता जाएगा और आपके जब भी पास आएगा तो उसके सामने पॉजिटिव वाइब्स ही जो है फैलनी शुरू हो जाएंगी और एक अच्छा खिला हुआ चेहरा जो है लेकर वो घर जाएगा। ओके, सो जब हम ऐसा आशीर्वाद जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हम जो है एक सर्कल्स बनाते हैं हैप्पीनेस के। ओके, एंड दैट विल अल्टीमेटली एनवेलप द होल वर्ल्ड। सो तब हम एक्सपीरियंस करते हैं परमात्मा के प्रेम को और
इतने समझ हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ओके, अब धीरे धीरे जब परमात्मा के प्रेम के अंदर डूबते हैं तो हम जो समझ शुरू होती है वो क्या होती है कि बिल्कुल जो शांत है, ठीक है, पीस है, ठीक है, जो ब्लिस है, परमात्मा का आशीर्वाद और प्रेम है, ठीक है, और इसी तरीके से हमने जिंदगी को जीना है आगे। ओके, सो इन सब चीजों को साथ में लेकर हमने चलना है जिंदगी में, तो दूसरों को भी ये चीज बांटनी है। एंड वी अटेन विल स्पिल ओवर टू आवर एनवायरनमेंट एंड विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग अराउंड अस। तो हमारा एनवायरनमेंट जो आसपास, उसको भी हम जो है ग्रो कर लेंगे अच्छे से, और अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके ऊपर डालेंगे। और जो भी इंसान परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है वो प्रकृति को भी वो प्रोटेक्ट करके चलता है। ओके, तो जो आसपास का जो वातावरण है ना, वहां पर भी वो कोशिश करता है कि हवा शुद्ध मिले सबको, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करता है कि कुदरत को जो है ना किसी तरह का डैमेज जो पहुंचा दिया गया है उसको रिकवर किया जाए, उसकी कोशिश यही होती है। एक और इंसान डैमेज कर रहा है तो ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि उस डैमेज को खत्म किया जाए, कम से कम किया जाए, चाहे किसी नदी की सफाई का मामला हो, ठीक है, या फिर कहीं जगह पेड़ लगाने की बात हो, ओके, कहीं अगर पानी की सुविधा नहीं हो वो पहुंचाने की बात हो, अगर किसी के पास खाने की सुविधा नहीं वो पहुंचाने की बात हो, जैसे भी कोई भी एग्जाम्पल हो। ओके, तो ये था आज का स्पीकिंग ट्री। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे दोबारा हम पटरी पर लेकर आए। -23.9% पे चली गई है और आगे दोबारा इसको कैसे ग्रो करें। तो यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को अभी भी एक बूस्टर शॉट चाहिए। तो बूस्टर शॉट कैसे मिलेगा, वहां पर स्टिमुलस पैकेजेस और देने पड़ेंगे अच्छे खासे, ताकि की डिमांड जो है ना वो दोबारा से रिकवर कर पाए। तो यहाँ पर जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि अगले साल जो है भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में से एक होगा। ओके, और हमारा जो ग्रोथ होगा, ओके, वो जो है हो सकता कि इस साल जो है फ्लैट हो। ओके, साथ ही साथ उन्होंने ये बात बोली है कि सेंटर जो है नए जो है फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो है उनको अनाउंस करने जा रहा है, लेकर आने वाला है, ताकि जो कि इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो ज्यादा बढ़ सके और जो हमारी ग्रोथ है उसको जो है एक बूस्ट मिल सके, एक मोमेंटम मिल सके। ओके, सो इससे जो है अगर सरकार स्टिमुलस पैकेज लेकर आती है, ठीक है, तो उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बात है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा, मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है, वो भी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहिए कि ग्रोथ एसिलेटर के तौर पे भी ये काम करेगा। ओके, मतलब ग्रोथ एसिलेटर के तौर पे कैसे काम करेगा, ज्यादा पैसा इकोनॉमी में फ्लो कराओगे, ठीक है, तो बस अगर पैकेज के थ्रू तो लोग जो है पैसा लेंगे, दोबारा उसको खर्चेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई चेन शुरू हो जाएगी, दोबारा जो है जीडीपी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जो अब हम -23.9% पे चले गए हैं उससे उभर के थोड़े ऊपर आएंगे, ठीक है, मतलब अच्छी सिचुएशन में हम आ जाएंगे। बेशक फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, बेशक डेट टू जीडीपी रेशियो भी हमारा जो है बढ़ जाता है, लेकिन ग्रोथ जो है ना वो भी एसिलेट करेगी। जो अभी जो ग्रोथ है, फिर आगे जाके जब ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी ना तो फिर हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है और धीरे धीरे वो खुद ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जब ग्रोथ जो है इकोनॉमी अच्छे से काम करनी शुरू करेगी। क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छे से काम करनी शुरू करेगी, टैक्स का पैसा जो है वो भी बड़ी अमाउंट में आना शुरू हो जाएगा, तो उसी पैसे को दोबारा यूज करके हम जो है डेट टू जीडीपी जो रेशियो है उसको नीचे गिरा सकते हैं। तो इस साल जो है नियर जीरो ग्रोथ जो है उसकी जो है आशा लगाई जा रही है कि ये नियर जीरो के आसपास भी अगर ग्रोथ होती है तो हमारी एक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि माइनस से ऊपर आना, जीरो तक भी पहुंचना इम्प्रूवमेंट ही है। ओके, और जो हमारा डबल डिजिट डिक्लाइन हुआ है, ओके, तो इसको भी जो है हम इम्प्रूव करेंगे आने वाले समय में। ओके, तो ये जो प्रोजेक्शन लगाई गई थी आरबीआई के द्वारा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कि जो हमारी यहाँ पर डबल डिजिट डिक्लाइन होने वाला है, तो हो गया बाद में। ओके, तो फैक्ट यहाँ पर यही है कि जो इंडिया का डायरेक्ट फिस्कल स्टिमुलस पैकेज है अभी भी वो जीडीपी के 2% से कम है। तो यहाँ पर हमें इसको बढ़ाना होगा, 2% से ज्यादा करना होगा अगर अच्छी इकोनॉमी को ग्रोथ जो है प्रोवाइड करनी है। तो लार्जर एक फिस्कल पैकेज अभी चाहिए देश को, कि जो फंड्स हैं वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में प्रोवाइड किए जाएं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और धीरे धीरे जो है ग्रोथ जो है अपनी लाइन पे दोबारा वापस आ जाए। और आगे यहाँ पर बात की गई है सॉल्यूशंस की, तो कैसे हम इनको सही करें। तो यहाँ पर एक अच्छी इनोवेटिव पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है,
कि कैसे जो है हम फंड्स का जो फ्लो है इसको और बढ़ा सके, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है उसको सरकार कैटलाइज कर सके। मतलब इस तरह से कुछ रिफॉर्म हो जहां से जो भी इन्वेस्टर हो वो सोचे हाँ भी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो और भी जो बहुत सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग है, ओके, फंड की कमी की वजह से अभी पेंडिंग हो गए, काम धीरे हो गया है, तो उनको जो है फंड प्रोवाइड करके हमने उसका काम निपटाना है। ओके, तो स्पेशली यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है। ओके, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार यहाँ पर खर्चा कर रही है। तो बहुत ही, अगर ये बन जाता है तो बहुत ही आसानी से जल्दी समय पर जो है जो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छे से मूवमेंट कर लेगी और जो भी लॉजिस्टिक्स है उनकी ट्रांसपोर्ट जो है टाइमली कर पाएगी। ओके, तो बहुत फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को आने वाले समय में इससे भी। तो ऐसे ही और सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको टाइमली जो है सरकार को खत्म करना चाहिए। तो कैसे खत्म होंगे? पैसे चाहिए। तो पैसे सरकार कहाँ से ले सकती है? तो यहाँ पर बात की जाएगी कि जो बॉन्ड फाइनेंस है, जैसे बॉन्ड मार्केट होती है, जैसे बॉन्ड साइन कर लेते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड के थ्रू पैसा आ जाता है, तो उसको आप यूज करो। तो यहाँ पर जो बाहर की जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वहां पर जो मार्केट्स, मैच्योर मार्केट्स हैं, ठीक है, तो वहां की जो हम इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम फंड्स ले सकते हैं। ओके, तो उनको ऐसी स्कीम बता सकते हैं कि अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा रिटर्न जो है वापस, रीजनेबल रिटर्न जो है मिल सकता है। ओके, तो इस तरह से हम जो है बॉन्ड साइन कर सकते हैं बाहर की मार्केट्स के साथ, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारे जो इंस्टीट्यूशनल जो है ना, वहां पर थोड़ा सा लैक है। ओके, मतलब कि जो क्रेडिट है ना, एनहांसमेंट प्रोसेसेस हैं, मतलब पैसा बढ़ाना है, पैसे का फ्लो बढ़ाना है, उसके जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें वीकनेस है हमारे, उसको हमें सही करना है। तो उसके लिए सरकार को यहाँ पर सोचना होगा और ज्यादा से ज्यादा हमें जरूरत है कि क्रेडिट एनहांसमेंट की जाए। ओके, तो जिससे कि जो डेट इश्यूज कंपनीज है जो कर्जा देती हैं वो भी जो अपनी बॉन्ड रेटिंग जो है उनको सही कर पाएगी विद प्रोविजन फॉर बॉन्ड पेमेंट गारंटीज। सो बॉन्ड पेमेंट गारंटी के तहत, ठीक है, अगर वो जो भी डेट इशू करती है, अगर समय पर उनका जो पैसा है वापस आ जाता है तो उनकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, और जहां पर पैसा जा रहा है उनका भी काम बन जाएगा, जहां पर क्रेडिट एनहांसमेंट की जरूरत है वहां पर पैसे का फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे वहां ने, उन्होंने बजट में अनाउंस किया था 2019-20 के बजट में कि क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो बनाई जाएगी। ओके, जो कि सिस्टमेटिकली इंप्रूव करेगी कैपिटल एलोकेशन ऑफ लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वहां पर जब कैपिटल की कमी आ जाती है उसमें इंप्रूवमेंट लाएगी कि कमी ना आए, ठीक है, पैसा समय तक पहुंचता जाए। तो यहाँ पर अभी इसने टेक ऑफ करना है, ठीक है, अभी चलो अनाउंसमेंट हुई है, अभी बात शुरू नहीं हुई है। ओके, तो वी मस्ट सी एक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ऑन ऑपरेशनलाइजिंग द स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस्ड सच एज फॉर रियल एस्टेट। तो सरकार ने रियल एस्टेट के एरिया में भी बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की है। तो यहाँ पर अभी उन स्कीम्स को अनाउंस तो हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी वहां पर भी फंड्स की जरूरत है, तो सरकार उनको जो है आगे कैरी ऑन करे। ओके, तो जो है आने वाले समय में दोबारा हम जो है ग्रोथ जो हमारी है अच्छी हो सकती है आने वाले समय में। ओके, तो तभी जो है डिमांड बूस्ट होगी, धीरे धीरे जो है सप्लाई चेन जब दोबारा से रिवाइव होगी, ओके, तो अच्छे से दोबारा पटरी पर इकोनॉमी दौड़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर डेट टू जीडीपी रेशो अभी के लिए फिलहाल बढ़ती है, अगर हम स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करते हो, बाद में सही भी हो जाएगी, बाद में कम भी हो जाएगी, बाद में फिजिकल डेफिसिट भी जो है हम कम कर लेंगे जब अच्छे से इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाएगी। देखो, इकोनॉमी चलेगी, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, तो प्रोडक्शन होगी तो इनकम आएगी, तो जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, जितनी इनकम ज्यादा बढ़ेगी सरकार के पास टैक्स भी उतना ज्यादा आएगा, टैक्स जितना ज्यादा आएगा सरकार उस हिसाब से जो है मैनेज कर सकती है आने वाले समय में जो नेक्स्ट बजट्स होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अभी 5G टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में। तो यूएसए में भी कुछ शहरों में इसको इंट्रोड्यूस जब किया गया था, ओके, तब थोड़ी सी यहाँ पर कमियां थी, ओके, क्रिटिसिज्म हुआ था। तो यहाँ पर अब 5G लॉन्च होने वाला है, तो कुछ यहाँ पर सॉल्यूशंस यहाँ पर बताए गए हैं कि कैसे हम इसको अच्छे से जो है लॉन्च कर सकते हैं, जो अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी LTE का जमाना चल रहा है, 4G का, अभी 5G आएगा, तो बहुत ही जल्दी जो है सरकार इसके जो है स्पेक्ट्रम जो है वो अनाउंस करेगी, बेचेगी। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है वायरलेस बैकहॉल सोल्यूशन जो है हर एक कंपनी चाहती है, जितने भी यहाँ पर बिडर्स होंगे जो 5G के लिए यहाँ पर बिडिंग करेंगे, और बेस स्टेशन जो भी वो चाहते हैं, मतलब जहां से वो डाटा को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी बैकहॉल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं
ठीक है, वो सारा का सारा वायरलेस, ठीक है, आने वाले समय में होगा। और जितने भी अभी के लिए जो बैक होल सॉल्यूशंस होते हैं अभी, वो मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसीज के ऊपर किए जाते हैं। हालांकि बहुत ज़रा डिबेट होती है एज टू विच वैल्यू वेव फ्रिक्वेंसी बैंड इज द राइट फ्रिक्वेंसी बैंड फॉर दीज एप्लीकेशन। सो अभी भी बहस ही होती है कि कौन सी वेव फ्रिक्वेंसी सही रहेगी, सबसे बेस्ट रहेगी 5G के लिए, ओके, जो कि जो वायरलेस बैक होल ऑपरेशंस हो सकें, ओके। सो साथ ही साथ जो पॉपुलर दो बैंड्स हैं, ठीक है, तो वो जो कि यूज्ड फॉर स्मॉल सेल बैक होल, वो है वी बैंड और दूसरा है ई बैंड। वी बैंड जो है इसकी जो बैंडविड्थ है वो 60 गीगाहर्ट्ज है, और जो ई बैंड है इसकी जो बैंडविड्थ है वो 70 से 80 गीगाहर्ट्ज है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वी बैंड है ना, वो वहां पर लाइसेंस की एग्जेम्पशन है, ओके। जो ई बैंड है यहाँ पर एक लाइसेंस होता है, लेकिन लाइटली लाइसेंस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ लो, आने वाले समय में याद रहेगा, पता चल जाएगा आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको इंटरनेट मिलेगा 5G का। तो कितनी स्पीड आ रही है, कम आ रही, ज्यादा आ रही है, डिपेंड करती है बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर। तो यहाँ पर जो वी बैंड की जो बैंडविड्थ है, ठीक है, वो 60 गीगाहर्ट्ज है, और जो इसकी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 गीगाहर्ट्ज तक रहेगी, जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है उसके तहत, और लाइसेंस फ्री है ये। और जो ई बैंड है ये लाइसेंस्ड होता है, 70 से 80 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है, और 10 गीगाहर्ट्ज तक जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी स्पेक्ट्रम में। और इसका रेंज क्या होगा, वी बैंड की रेंज जो है 300 से 700 मीटर तक चलेगी, जहां पर भी कोई टावर होगा उस हिसाब से। और साथ ही साथ जब बारिश और ऑक्सीजन की कमी होगी तब ये इम्पैक्ट होंगे, ओके। और ई बैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर तक इसकी जो है फ्रिक्वेंसी रेंज आएगी, और ये भी बारिश से जो है ये इफेक्ट जो है हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात समझाने की कोशिश की गई, जो वी बैंड है, ओके, जो रेडियो वेव्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसकी जो वेव लेंथ है 56 से 71 गीगाहर्ट्ज तक नॉर्मली है, ठीक है, अलग अलग वेरिएशंस में। तो वो वैसे भी लाइसेंस से वो एग्जैम्प्ट है, तो उसको हम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कवरेज के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। तो वहां पर जो है टेलीकॉम कंपनीज जो है बैक होल ऑपरेशन जितने भी अपने परफॉर्म करने हैं आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है जस्ट, ओके, क्या हम कर सकते हैं इसको, ओके। सो जो टेलीकॉस हैं और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर इसके अब माथापच्ची चल रही है इसके ऊपर, मैटर के ऊपर। सो व्हाट विल बी एडवांस पॉपुलर डिजिटल असेस शुड बी द एसेंशियल बेंचमार्क फॉर एवेल्युएटिंग ऑप्शंस। सो अभी भी एडवांस पॉपुलर डिजिटल असेस क्या होगा, कैसे इंटरनेट को असेस करेंगे, ओके, किस तरीके से जो है हाई स्पीड इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, कौन सी बैंडविड्थ यूज की जाए। तो यहाँ पर एक सुझाव है वी बैंड जो है इसके ऊपर, क्योंकि लाइसेंस फ्री है तो इसका फायदा जो है हो सकता है कंपनीज को। और साथ ही साथ एक रीजनेबल यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज जो है यहाँ पर हो सकता है इनटू वी बैंड इन 2 पार्ट्स। तो कैसे, सो इसको बोल रहे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो वी बैंड को। तो एक जैसे 7 गीगाहर्ट्ज की जो बैंडविड्थ है, ठीक है, वो आप लाइसेंस एक्सेप्ट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड असेस के लिए आप जो है प्रोवाइड करो, ओके। सो एट ए गीगाबिट स्पीड, ओके, जिसको हम जीबी बोलते हैं, ठीक है। अभी एमबी में स्पीड आती है, अभी जीबी में स्पीड आएगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज बोली गई कि 7 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ इसको आप दे दो, ठीक है। तो साथ ही साथ जो बाकी का हिस्सा बचता है, ओके, 7 गीगाहर्ट्ज फिर बचता है, तो वो आप बैक होल ऑपरेशंस के लिए प्रोवाइड कर दो कंपनीज को, कि जितने भी बैक होल ऑपरेशंस हैं, डाटा के रिलेटेड, डाटा कैसे संभालना है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा और भी उनको काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वायरलेसली काम करना चाहते हैं, ठीक है, वाईफाई के थ्रू। इसके यहाँ पर आसानी हो जाएगी कंपनीज को। और द ई बैंड कैन बी यूज्ड फॉर बैक होल, लीविंग द वी बैंड एंटायरली फॉर गीगाबिट वाईफाई। तो ई बैंड जो है ना, उसको आप एंटायरली ओवरहोल के लिए, ओवरहोल जो है, सॉरी, बैक होल के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ई बैंड को पूरा का पूरा बैक होल के लिए यूज कर लो, और वी बैंड जो है ना उसको गीगाबिट वाईफाई के लिए छोड़ दो, ओके, ठीक है। गीगाबिट वाईफाई को पहले सॉरी, जो वी बैंड है उसको ऑलरेडी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन जो ई बैंड है उसको एंटायरली यहाँ पर बोला गया कि बैक होल ऑपरेशंस के लिए कंपनीज यूज कर सकती हैं आने वाले समय में, अगर अच्छी स्पीडी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो जो सॉल्यूशंस हैं, इसी को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो है ना, जो हमारी लाइफ है और जो हमारा दिनचर्या है, जो हम काम करते हैं, वहां पर बहुत बड़ी अमाउंट में जो है डाटा चाहिए होता है, ओके। तो वहां पर एक बड़ा पेस चाहिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ओके।
तो बड़ा पेस जो है वहां पर एक बड़ा कैरियर चाहिए। ओके, कैरियर कहने का मतलब जैसे कोई हमने माल लेकर जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर हम जहाँ तो रेलवे यूज करते हैं, जहाँ पर ट्रक यूज करते हैं। ओके, तो वो एक एज ए कैरियर जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर भी जो कैरियर है वो भी ठीक है, उसको भी सही रखना होगा। कैरियर कौन सी है? जो बैंडविड्थ है। ओके, ये कैरियर हैं जो डाटा को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगी। ओके, वी बैंड और ई बैंड के थ्रू। यहाँ पर एक सजेशन दी गई है कि बेस्ट वे है कि इतनी बड़ी डाटा में क्वांटिटी में डाटा जब ट्रांसफर होगा, ओके, ट्रांसपोर्ट होगा, तो आप उसको वाया ऑप्टिकल फाइबर जो है ट्रांसपोर्ट करो। ओके, ऑप्टिकल फाइबर यूज करो, जो तार होती है उसको यूज करके कर लो। हालांकि ये भी चीज साथ में बोलेगी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है इतनी बड़े पैमाने पर फैली नहीं है, इंडिया में उसका जाल नहीं बिछाया हुआ है। ओके, तो अभी इसमें दिक्कत आती है यही कि मतलब डिफिकल्टी आती है कि इसको मतलब सही ढंग से हम कैसे फैलाएं, केबल को कैसे यूज करें, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है कि जो टेलीकॉस कंपनी है ना, वो बैक होल जो है अपना जो भी बैक होल ऑपरेशंस करने हैं वो थ्रू वायरलेस मींस करें। ओके, और साथ ही साथ जो वी बैंड है, ई बैंड है, जहां पर 70 से 80 गीगाहर्ट्ज की रेंज है, ओके, सो कैन बी यूज्ड फॉर बोथ बैक होल एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रॉडबैंड एक्सेस अंडर IEEE 802.11 प्रोटोकॉल्स फॉर वाईफाई। ओके, तो यहाँ पर प्रोफेसर वी श्रीधर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने ये सजेशन दी थी कि वी बैंड को बाइफरगेट कर दो आप, जैसा हमने हाल ही में डिस्कस किया है कि उसको आधा जो है गीगाबिट स्पीड वाईफाई के लिए यूज कर लो, जिसको हम वी जिग बोलेंगे, और दूसरे को आप बैक होल ऑपरेशंस के लिए यूज कर लो। तो यहाँ पर बर्डनिंग ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर दूसरे तरीके से काम करेंगे तो बर्निंग ज्यादा हो जाएगी टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। ओके, जो कॉस्ट होगा वो भी उनके ऊपर ज्यादा पड़ जाएगा स्पेक्ट्रम, जब स्पेक्ट्रम खरीदेंगे, जब नीलामी होगी स्पेक्ट्रम्स की। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे करो कि एक स्पेशलिस्ट फर्म ढूंढ लो, ठीक है, जो बैकहोल ऑपरेशंस में ही स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, तो उनको आप ये सारे ऑपरेशंस असाइन कर दो। ठीक है, और फिर उनसे बोलो टेलीकॉम्स कंपनी को कि आप उनसे जो है सर्विसेज जो है लो, और जो डायनेमिक प्राइस है वो आप उसको पैसा दो और सर्विसेज लो, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर कुछ इनोवेशन भी जो है पॉसिबल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से। तो नई जो है एक्सचेंज एनेबलिंग प्राइस डिस्कवरी जो है हो सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली जो 5G का इम्पैक्ट है ना, तो उसको हम कैसे सही करें, और साथ ही साथ कैसे, क्योंकि 5G कहने को 5G है, अगर इंटरनेट स्पीड ही 5G जैसे नहीं आई तो फिर क्या करोगे। ओके, तो फिर उस हिसाब से जो कैरियर्स हैं उनको भी तो हमें आराम देना है ना, मतलब इतना ज़्यादा लोड भी नहीं डाल देना कि खराबी हो जाए। ओके, तो मतलब फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी बाद में, तो पहले ही उसको सही करें, तो फिर ही उस हिसाब से हम अपने कदम बढ़ाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि इकोनॉमी को हमने दोबारा बूस्ट करना है, ऊपर लेकर जाना है, ग्रो करना है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टार्टअप सेक्टर है, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इनको कैसे लेग अप करें, इनको कैसे सही करें, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और पहले थोड़ा सा जानते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, ये भी क्या सिचुएशन है इनकी और क्या क्या फायदे हुए हैं हमारे देश को इससे। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट भी जो है स्टार्टिंग से, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, ओके, तो उसी समय इन्होंने स्टार्टअप्स जो इसके ऊपर अभियान शुरू किया था मोदी सरकार ने। ओके, तो यहाँ पर अभी तक जो है 50 से ज़्यादा स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है कि कैसे स्टार्टअप का इकोसिस्टम है इसको और बढ़िया तरीके से बिल्ड किया जाए। और अभी तक जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा अभी तक 36,000 के आसपास जो है स्टार्टअप्स जो है वो दर्ज कर लिए गए। ओके, और कहा जा रहा है कि 4.2 लाख जो लोग हैं इनको रोजगार मिल गया है इन स्टार्टअप्स के तहत। तो ये जो है 300% ग्रोथ है अगर 2016 से हम इसको कंपेयर करके चले। 2016 से ऑनवर्ड्स जो है 300% ग्रोथ में वृद्धि हुई है। ओके, आगे अगर बात करें तो इंडिया जो है अभी भी जो इसकी पोजीशन है वह 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो स्टार्टअप्स हियर आर अट्रैक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ $14.5 बिलियन। ओके, तो 2019 में $14.5 बिलियन के आसपास का यहाँ पर FDI आया था स्टार्टअप्स में। तो 50% इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और साथ ही साथ अगर बाकी के वर्ल्ड की बात करें कि अभी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है मोस्ट चैलेंजिंग ईयर में है, ठीक है, तो अभी भी जो यहाँ फंड रेज हो गया है वो $6 बिलियन के आसपास जो है स्टार्टअप्स कंपनीज ने $6 बिलियन के आसपास का फंड रेज कर लिया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हमें अगर अभी तक की बात करें तो जो FDI है जो स्टार्टअप्स में आई है अभी तक आज की डेट तक वो $80 बिलियन तक आ गई जब से हमने स्टार्टअप्स जो है शुरू किए। और स्टार्टअप जो है अभी एज ए मैग्नेट जो है
रोल अदा कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कैपिटल को, टैलेंट को, और साथ ही साथ जो अच्छी एक इन्वेस्टर्स की क्लास एक बना रहे हैं कि बाहर से जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखो टैलेंट होगा तो भी जो है इन्वेस्टर सोचेगा कि हम फलाने फलाने बंदे का स्टार्टअप है, वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, मुझे भी कल को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और इसकी भी जो है पूरी नीयत है कि ये कंपनी चला लेगा, स्टार्टअप जो है चला लेगा। स्टार्टअप्स का मतलब है छोटी छोटी कंपनी शुरू कर देनी, ठीक है। जब स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफ़ी सारे बच्चे थे, ठीक है, जो मतलब न्यूली ग्रो थे, जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए थे, उनको बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की थी, ओके। तब उन्होंने एक वर्ड बोला था कि आप हमें बताइए कि हमें क्या नहीं करना है, ओके। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान बहुत कुछ करता है, तो ये एक डायलॉग उन्होंने तब मोदी जी ने बोला था उस समय। तो जो जितने बच्चे थे वो सारे जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए थे, किसी ने कोई होटल सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया, ओके, मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप्स किए थे जिससे कि रोजगार डेवलप हो रहे थे, ओके। तो यहाँ पर इन्वेस्टर की बहुत सख्त जरूरत होती है अगर स्टार्टअप को कामयाब बनाना है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्प कर रही है, ओके। और साथ ही साथ अभी के लिए जो स्टार्टअप्स हैं हर एक सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, एंगेज होते जा रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, चाहे हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ठीक है, वहां पर जहां टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं, या फिर कुछ सेमी स्किल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ओके, या फिर जो अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं वहां पर भी स्टार्टअप्स जो है काम आ रहे हैं, ओके। तो वहां पर जो है अच्छी जो डिलीवरी है वो हो रही है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी प्रोफेशनल्स, ओके, फॉर एग्जांपल टैक्सी ऑपरेटर्स, दस एनेबलिंग मल्टी स्टेट ऑफ सोशियो इकोनॉमी, मतलब बहुत अलग अलग एरियाज में जो है इसका फायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है वो भी एक स्टार्टअप फ्रेंडली रजीम है अभी के लिए। तो अभी बहुत सारी रेगुलेशंस जो है इनके हक में दी है रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, टैक्स लॉस, लेबर कॉम्प्लायंसेस, लिस्टिंग एंड एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल। तो यहाँ पर सरकार ने बहुत तरीके की जो है डील दी हुई है, ठीक है, स्टार्टअप्स को कि अच्छे से ग्रो करे। स्टार्टिंग में अगर ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, या किसी तरह की कोई भी लेबर कॉम्प्लायंसेस में इसमें छूट नहीं दी गई, ओके, तो इनको उनके मतलब इनके ऊपर जो एनवायरनमेंट है ना, ग्रोथ में फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर सरकार जो है पूरी तरह से साथ दे रही है। बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी भी जो है पाइपलाइन का मतलब अभी भी रास्ते में है, सरकार जल्दी रिफॉर्म्स लाएगी और भी। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का अभी का जो रैंक है वो 63 है आउट ऑफ 190 कंट्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में, ओके। तो अगर 2019 को कंपेयर करें तो वो 77 था, ओके। 2020 में हम 63 में पहुंच गए, तो अच्छी हमने प्रोग्रेस की है एक साल में, तो अच्छी बात है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के द्वारा जो इनोवेशंस किया जाता है ना, तो उससे जो इनोवेशन लेके आते हैं स्टार्टअप्स, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत एक लेग अप मिला है, हम कह सकते हैं उछाल मिला है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिसकी वजह से जो बिजनेस करने का जो कॉस्ट आता है वो कम हुई है, ओके। और ट्रांसपेरेंसी आई है और स्केलेबिलिटी बढ़ी है इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स चलाने वाले के बीच में। तो यहाँ पर इनोवेटिव डिसरप्टिव सोल्यूशन जब आएंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रॉब्लम फेस की जाती है, फॉर एग्जांपल थ्रू ई गवर्नेंस, ओके, एंड गवर्नमेंट टू कंपनी सर्विसेज। तो यहाँ से सरकार को जो है यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा और भी जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो यहाँ सब जगह अगर इनोवेशन आता है ना स्टार्टअप्स की वजह से, तो इनोवेशन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स रही होंगी, ठीक है। तो सरकार को फैसिलिटी मिलेगी, ओके, सरकार भी आगे काम करेगी, आगे सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आगे आएगी सरकार फिर। तो यहाँ पर जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है, अलॉन्ग विद द स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल are large buyers of the services related to sectors such as automation, IT services, healthcare, banking and finance, and weather data management. So with a huge budget at all levels, Government of India may be the single largest buyer of such services. So देखो हर जगह, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे कोई शहर है, ठीक है, जहां पर हमने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल लगाना है किसी पर्पस के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए, ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बायर्स होते हैं सर्विसेज के जो स्टार्टअप्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो वहां पर अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर बायर्स जाते हैं। ऑटोमेशन की बात की गई, IT सर्विसेज की बात की गई, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर लिखा है सारे। तो यहाँ पर जो है ना आने वाले समय में जो है बजट लेवल बढ़ जाएगा सरकार का भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ज्यादातर इसमें जितने भी बायर्स होते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा रोल अदा करती है इन सर्विसेज को लेने में। तो अभी भी जैसे सॉफ्टवेयर की बात करूं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे जो कैंपेन्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए, तो वो भी इन्हीं स्टार्टअप्स के द्वारा ही वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ओके। तो बहुत सारे जैसे म्यूजियम्स बनाए जाते हैं, ठीक है,
किसी यादगार के लिए, तो वहां पर भी किसी न किसी ने स्टार्टअप शुरू किया है, तो वो भी सरकार उनको फैसिलिटेट करती है, ठेका दे देती है कि आप फलाने फलाने जो म्यूजियम की आप देख रेख करें, उसको सुधारें। ओके, तो ये सभी के सभी सर्विसेज ज्यादातर सरकार ही ले लेती है स्टार्टअप से, तो ये भी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स को, जब उनके शुरुआती ईयर्स होते हैं तब उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी वृद्धि होती है अगर स्टार्टिंग में सरकार हेल्प करती है। तो यहाँ पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी या सर्विसेज कंपनीज की बात करें, खासतौर पर यूएस और चाइना में, तो ये सबसे पहले अपने देश की जो कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको लीवरेज करते हैं, अपनी होम मार्केट में उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बाद में जो है ग्लोबल मार्केट्स की ओर जो है रुख करते हैं। ओके, और यही जो है जो सक्सेस होती है, जिससे मतलब गवर्नमेंट जो है ना जैसे एक्ट करती है, वैसे अगर फर्स्ट बायर बनती है सर्विसेज की तो उनको हेल्प हो जाती है, तो ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ राइट कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, इसको एक तरह का एक बूम मिलता है। ओके, और साथ ही साथ जो एम्बिशंस होती हैं वो भी जो है ग्लोबल मार्केट के साथ बढ़ती जाती हैं स्टार्टअप्स की, कि जैसे अगर इंडिया में अच्छे से सर्वाइव करके, अच्छे से डेवलप करके, कल को वो बाहर में फॉरेन मार्केट्स में भी वो जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, तो देश का नाम होगा। ओके, जैसे अभी चाइना इंडिया में कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है, कितने तरह की मोबाइल फोन्स है जो वही यहाँ पर बेच रहा है आके। ठीक है, अपने ही ओप्पो या वीवो या कोई भी कंपनी है, ठीक है, उन अपनी अपनी शॉप उसने पूरी डेकोरेट कर दी है अपनी कंपनीज के नाम से, और ठीक है कोशिश कर रहा है कि उसी के प्रोडक्ट्स जो है सेल हों। और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे बाईजियोस हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ठीक है, स्टार्टअप के तौर पे शुरू हुए थे, लेकिन हाईली इन्वेस्ट किया चाइना ने, तो अभी वो बड़ी बड़ी कंपनीज बन गए। और अभी बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही हैं स्टार्टअप्स, उनका सोल्यूशंस कैसे निकालें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है डेवलप करना होगा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादातर सर्विसेज बाय करती है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना होता है जब भी सरकार बिडिंग के लिए बुलाती है स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, L1 टेंडरिंग प्रोसेस यूज करती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोएस्ट कॉस्ट जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए, किसी भी काम के लिए अगर सरकार ने बिडिंग बुलाई है तो वहां पर वो बिड जीत जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज रखी है, लेकिन साथ ही साथ जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस भी दे दी है सरकार ने। ठीक है, बिडिंग लगाने के लिए जब टेंडर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज हैं, जैसे मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ कंपनी बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, लास्ट 5 years टर्नओवर एंड हाई कट ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेक्टर, तो ये यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं अलग अलग क्लॉसेस में, जिसके थ्रू फिर ही आपको टेंडर मिलेगा जब ये आप फुलफिल करोगे एलिजिबिलिटी। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो नया कोई आ रहा है, नया स्टार्टअप लेकर आ रहा है, नया एंट्रेंट है, तो उसको तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर उसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसको अगर वो अच्छी डिलीवरी, हो सकता है कल को अच्छा डिलीवरी हो, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करके दे। ओके, तो उस वहां पर इसको बैरियर लग जाएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, तो इससे एक एंट्री बैरियर बन जाएगा। जो नए एंट्रेंट आना चाहते हैं, सिर्फ जो बड़े जो प्लेयर बन गए हैं, सिर्फ उन्हीं के फेवर में ये काम होता रहेगा। ओके, तो गवर्नमेंट जो है एज ए बायर शुड एक्नॉलेज दैट स्टार्टअप्स आर हियर टू सॉल्व एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम which no one has to solve yet, or introducing a new technology or business model to solve an existing problem, lowering the cost significantly, multiplying scale। तो सरकार को यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि सरकारी बायर है सर्विसेज की मोस्टली, ज्यादातर मायनों में, तो स्टार्टअप्स की, और जब भी यहाँ पर टेंडर हो, कुछ भी हो, ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उसको सॉल्व करें। ओके, तो उसके लिए रिफॉर्म लेकर आए, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आए, या फिर एक नया टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल जो है वो लेकर आए कि जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है मस्ट पुट इन प्लेस ए पॉलिसी फ्रेमवर्क, ओके, बाय विच ए रिकॉग्नाइज्ड DPIIT, okay, startup on the government e-marketplace portal is exempted from such restrictive clauses for eligibility. Startups should be ready to compete on price, service, quality and technical strength of solutions. This is not an ask for any preferential treatment, but the eligibility criterion should be relaxed. तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कही है कि जो स्टार्टअप जो पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल है, जहाँ पर जाके जो आपने क्लॉसेज अलग अलग लिखे हैं, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉसेज एलिजिबिलिटी के लिए, तो उनको सही करो पहले। क्योंकि अगर स्टार्टअप्स को आपने वहां पर एलिजिबिलिटी अपन रखनी है, तो रखो कि जो स्टार्टअप्स हैं वो रेडी हों कि प्राइस के ऊपर compete करें, सर्विस अच्छी दें, क्वालिटी अच्छी दें, ओके, टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करें, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। ओके, तो इस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी रखो, ना कि आप ये पूछो कि पिछले 5 साल तक कहां पर आपने काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है। ओके, जो अभी हमने इनके बारे में जो ड्रॉबैक्स डिस्कस किए हैं, ओके, तो उनको हटाओ।
और आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं ओके जो अपना क्राइटेरिया लेकर चलती हैं टेंडरिंग प्रोसेसेस में, तो वहां पर उन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव जो है ना एग्जाम्पशंस होती हैं वहां पर, और जो रजिस्टर्ड होती हैं स्टार्टअप स्टेट में सिर्फ उनको ही जो वो वहां पर बिडिंग प्रोसेस के लिए बुलाते हैं टेंडर देने के लिए। तो ये एक पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है ओके। ऐसे जो है स्टार्टअप्स में जो है ना जो नया प्लेयर आना चाहता है तो फिर वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, उसको भी हमने साथ में लेके चलना है। और जब हम बात कहते हैं, हम स्पिरिट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पिरिट है वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी, तो ये तो उसको पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है। वन नेशन वन मार्केट तो तभी होगी जब सबको बराबर मौका दोगे। पुराने वाला ही आगे लेकर चलते जाओगे तो नया हो सकता है, नया नई टेक्नोलॉजी लेकर आया हो, नई सोच लेकर आया हो, कोई नया आइडियाज लेकर आया हो, तो उसको तो हमने पीछे धकेल दिया, फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। ओके तो यहाँ पर अभी राइट टाइम है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी दोबारा यहाँ पर शेप कर रही है, वापस आ रही है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पर हो, जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको अवॉइड किया जाए। ओके तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए, तो ये सोल्यूशन हो सकता है अच्छा, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर फ्रेमवर्क जो है इसको आप निफ्टी की जो 100 कंपनीज है वहां तक उसको भी आप साथ में लेकर आओ, वहां तक एक्सटेंड करो पॉलिसी फ्रेमवर्क। आने वाले समय में एक जो है फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना होगा, और सप्लाई और डिमांड साइड दोनों की ओर हमें ध्यान रखना होगा। ओके ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही और ध्यान रखे दूसरे को छोड़ दें। तो जो रिजल्ट होगा होपफुली बहुत बढ़िया होगा आने वाले समय में, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर सोचेगा हाँ भी इन्वेस्ट करो इंडिया में, जो रिटर्न अच्छा मिलेगा आने वाले समय में। ओके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।